71 कर्तव्यबद्ध। आप क्या सोच रहे हैं? कैफेटेरिया के बगल वाले रेस्तरां में लीशुरू ने अपने बगल में बैठे उस खोए हुए युवक को जिज्ञासा से देखा। कुछ नहीं, क्या वह आ गया है? जियांग चेन ने ऐसे पूछा जैसे ये कोई मामूली बात हो। वह रास्ते में है। जियांग चेन ने सिर हिलाया, उसका मन अभी भी अनियंत्रित रूप से पिछली रात के अनुभव को याद कर रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने गलती से भावी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को टक्कर मार दी। भाई लुओ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आह, लगता है छोटी बहन लुओ घायल हो गई है। घायल? हाँ, ऐसा लगता है कि उसे किसी कार ने टक्कर मार दी थी। क्या आपको किसी कार ने टक्कर मार दी? क्या ये गंभीर मामला है? गंभीर नहीं, उसकी रूममेट के अनुसार ये सिर्फ एक मामूली चोट है। अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने किया है तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पूरी बातचीत के दौरान जियांग चेन चुपचाप सुनता रहा, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। अगर यह बात बाहर आ गई तो वह निश्चित रूप से एक बार फिर सुर्खियों में आ जाएगा। वह स्कूल में सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 भी बन सकता है। सौभाग्यवश जूनियर ने स्थिति को समझ लिया और उसे बेनकाब नहीं किया। स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा से यही उम्मीद थी। वह सद्गुण, बुद्धिमत्ता, शारीरिक फिटनेस, सौंदर्य और श्रम में वास्तव में सर्वांगीण गुणों से परिपूर्ण है। अगर चुनाव होते तो वह निश्चित रूप से उसके पक्ष में वोट देता। लीशुरू को पिछली रात की घटना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और जियांग चेन ने भी किसी को बताने की योजना नहीं बनाई थी। गोपनीयता बनाए रखने के लिए दोनों ने जानबूझकर एक निजी कमरा चुना और उन्होंने जिसे आमंत्रित किया था वह कोई और नहीं बल्कि लियांग जेनेलिन थे। इतने सारे पैसे के साथ क्या आपको लगता है कि लियांग जेनेलिन इससे मुनाफा कमा सकता है? या शायद, हालांकि उसने कतार में आगे निकलने के लिए पैसे देने का फैसला कर लिया था और अपनी मां को भी मना लिया था, फिर भी लीशुरू के मन में कुछ शंकाएं थीं। आखिरकार लियांग जेनेलिन का चरित्र जगजाहिर था और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। या शायद वह सीधे सीधे $3 मिलियन निगल जाएगा। जियांग चेन अपनी सोच जारी रखती है, मानो वह जानती हो कि लीशुरू के मन में क्या चल रहा है। चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं? जियांग चेन के इतने आश्वस्त रवैये को देखकर लीशुरू ने सवाल किए बिना नहीं रह सकी। इस तरह का लेन देन तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसमें कोई अनुबंध या सबूत तो होगा ही। ये तो बस उसकी बात है। कौन गारंटी दे सकता है कि वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है? आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह मदद करने के लिए इतना उत्सुक क्यों होगा? क्योंकि लीशुरू एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की सबसे सच्ची भावना व्यक्त की, क्योंकि वह मेरा दिल जीतना चाहता है। जियांग चेन के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। ये सिर्फ एक कारण है। एक कारण? ये सही है। जियांग चेन ने सिर हिलाया। वह आपका समर्थन चाहता है, ये सच है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि वह मेरी पृष्ठभूमि की जांच करना चाहता है। लीशुरू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाय हाओरान ने उसे इसके बारे में पहले ही बता दिया होगा। लेकिन लियांग जेनेलिन के स्वभाव को जानते हुए वह निश्चित रूप से इसे यूं ही सच नहीं मान लेंगे, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि वह खुद इसकी पुष्टि करें, जियांग चेन ने आगे कहा। किस बात की पुष्टि करनी है? जांच करें कि क्या मुझमें वास्तव में उस तरह की ताकत है। जियांग चेन ने शांत भाव से कहा, हालांकि वह सबसे अच्छे लोगों में से नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। अन्यथा कल वह तुम्हारी मां के सामने मेरे साथ इतना विनम्र व्यवहार नहीं करता। उन्हें इस बात का भलीभांति पता है कि आपका परिवार अल्पावधि में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें बस एक जवाब चाहिए। यह अनिश्चित है कि जब हम उन्हें बाद में पैसे देंगे तो श्रीमान लियांग इस जवाब से संतुष्ट हो जाएगा। जियांग चेन धीरे से हंसा। हम इतनी जल्दी इतनी रकम जुटाने में कामयाब रहे, वह निश्चित रूप से समझ जाएगा कि यह आपकी तरफ से है। इसलिए उसे एहसास हो जाएगा कि तुम सिर्फ एक गरीब छात्र नहीं हो जैसा तुम दिखते हो, और वह हमारे पैसे का गबन करने की हिम्मत नहीं करेगा। लीशुरू ने सोच समझकर कहा, बाय हाओरान को उदाहरण के तौर पर देखते हुए, हो सकता है कि वह इस मामले को सुलझाने और आपके साथ संबंध सुधारने की पूरी कोशिश करे। जियांग चेन की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम है। लीशुरू, जो बिल्कुल भी अभिमानी नहीं थी, ने जियांग चेन की आंखों में देखा। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि बाय हाओरान ने खुद को पीठ में छुरा क्यों घोंपा? ये सिर्फ पैसे होने की वजह से नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ और भी होना चाहिए। क्या आपको वाकई हर बात इतनी स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है? जियांग चेन ने कड़वी मुस्कान दी। मैं जानना चाहता हूँ। लीशुरू उसे घूर रही थी। ठीक है फिर, जियांग चेन ने आह भरी, दरअसल मेरे परिवार का सिफान ग्रुप के निदेशकों से थोड़ा बहुत संबंध है, और संयोगवश बाय हाओरान का भी सिफान ग्रुप के साथ कुछ व्यावसायिक लेन देन था। इसलिए मैंने सिफान ग्रुप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उस पर थोड़ा दबाव डाला। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतना डरा पाऊंगा। लीशुरू को आश्चर्य नहीं हुआ और वह कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से बोली, तो ऐसा लगता है कि आप सचमुच एक युवा स्वामी हैं।
नहीं, अगर मेरे माता पिता अभी भी जीवित होते तो शायद ऐसा होता, लेकिन अब आप जानते हैं, एहसानों का इस्तेमाल हो जाता है। जियांग चेन ने सहजता से बोलते हुए चीज़ों को सुझाने का भी ध्यान रखा ताकि वह ज़्यादा शेखी न बघारें और बाद में उसे साबित करने में असमर्थ न हो। आपको प्रतीक्षा में रखने के लिए क्षमा करें। निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। लियांग जेनलन माफ़ी मांगते हुए अंदर आया। कोई बात नहीं, हम अभी अभी बैठे हैं। जियांग चेन ने भी संयम के साथ उसी शिष्टाचार का जवाब दिया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, मानो उनके बीच कभी कोई गहरा मतभेद रहा ही न हो। चलिए ऑर्डर करते हैं, ली शुरू ने कहा। ऑर्डर लेने और वेटर के चले जाने के बाद ली शुरू ने अपने पास से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे मेज पर रखा और धीरे से उसे लियांग जेनलन की ओर सरका दिया। यहाँ 3 मिलियन लोग हैं। मैं अपने पिताजी की समस्या के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। बैंक कार्ड पर नज़र डालते ही लियांग जेनलन की पुतलियाँ सिकुड़ गईं और उनका चेहरा एक पल के लिए अनायास ही सख्त हो गया। अगर मेरे चाचा सचमुच इस मुसीबत से सुरक्षित निकल जाते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना आभार व्यक्त करेंगे। जियांग चेन ने आत्मविश्वास से बात की। अगर यह पहले हुआ होता तो लियांग जेलुन अब तक ताना मारना शुरू कर चुका होता, लेकिन इसके बजाय उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जल्दी से जवाब दिया, ये बात कहाँ से आई जियांग? एक मित्र होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से इस मामले से पीछे नहीं हट सकता। मैं तुरंत अपने दोस्त से संपर्क करूंगा, आप दोनों निश्चिंत रहें। धन्यवाद। लियांग जेनलन ने बेपरवाही से मुस्कुराया, हालांकि अंदर ही अंदर वह उथल पुथल में था। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी हद तक अपमान सहन करेगा, इतने लंबे समय तक एक पालतू कुत्ते की तरह अपमानित किया जाएगा, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा, हमेशा अपनी असली पृष्ठभूमि को छिपाता रहेगा। धत्तेरी की, वह खुद भी लगभग धोखा खा चुका था। जियांग, मैं जवानी के दिनों में उतावला और आक्रामक था, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ज़्यादा माफ़ कर दोगी। खाना आने से पहले ही लियांग जेलुन ने बियर की एक बोतल खोल ली थी। विनम्रतापूर्वक 2 कप भरे और अत्यंत विनम्रता के साथ खड़े होकर एक कप जियांग चेन को दे दिया। ध्यान रखें, ली शुरू अभी भी वहीं बैठी थी। कभी कभी आपको यह मानना पड़ता है कि धनी लोग आम लोगों की तुलना में समाज में बेहतर ढंग से ढलना जानते हैं, कम से कम वे लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के महत्व को समझते हैं। अपने से कमतर लोगों के साथ व्यवहार करते समय वे अहंकारी और उद्दंड होते हैं, लेकिन अपने से वरिष्ठों की उपस्थिति में वे तुरंत अपना व्यवहार बदल लेते हैं। आम लोग अक्सर इस तरह की अनुकूलन क्षमता को नहीं समझ पाते हैं। जियांग चेन, जिसे लगभग 1 साल से पूरे स्कूल द्वारा चापलूस कहा जाता था, ने उचित ही अपनी सीट ली और बियर का प्याला स्वीकार किया। मैं पहले पी लूंगा, जियांग तुम भी पी लो। खड़े होकर लियांग जेनलन ने अपना प्याला उठाया, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और उसे एक ही बार में पी गया। ली शुरू उसके बगल में बैठी थी और भले ही उसने धीरे धीरे ये स्वीकार कर लिया था कि जियांग चेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, फिर भी इस दृश्य ने उसे कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया था। 072 पूर्व प्रेमी चौथा अपडेट। कृपया वोट दें। एक पार्टी रिश्ते को सुधारना चाहती थी, जबकि दूसरे को एक मदद मांगनी थी। दोनों के बीच तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई और भोजन बहुत ही बढ़िया रहा। मेजबान और मेहमान दोनों ने इसका भरपूर आनंद लिया। हालांकि उन्हें ली शुरू और जियांग चेन ने आमंत्रित किया था, लेकिन अंत में बिल का भुगतान लियांग जेनलन ने ही किया। वह व्यक्ति आमतौर पर इतना लचीला नहीं होता था, लेकिन एक बार जब उसे यकीन हो गया कि बाई हाओरान ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था, तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया और उसने पिछले किसी भी संघर्ष या विवाद का जिक्र नहीं किया। सत्ता में बैठे लोगों की चापलूसी करना, ये सुनने में अपमानजनक शब्द लग सकता है, लेकिन अगर कोई समाज में बेहतर ढंग से घुलना मिलना चाहता है तो वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हासिल करना आवश्यक है। बियर की 6 बोतलें, 2 पुरुषों के लिए 3-3 बोतलें। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लियांग जेनलन का चेहरा स्वाभाविक रूप से थोड़ा लाल हो गया। सीनियर जियांग शुरुई, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, उन्होंने कहा। परेशानी के लिए धन्यवाद, उन्होंने जवाब दिया। रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो गए। जियांग चेन और ली शुरू की दूर जाती हुई आकृतियों को देखते हुए लियांग जेनलन ने शराब की गंध को बाहर निकाला और अपनी आंखों को थोड़ा सिकुड़ा। कुछ देर तक एक ही जगह पर खड़े रहने के बाद जैसे ही जियांग चेन और उसका साथी नज़रों से ओझल हो गए, उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। आप कहाँ हैं? चलो मिलते हैं। केंद्रीय खेल मैदान। एकियान अंदर आए, फुटबॉल के मैदान और ट्रैक पर एक नज़र डाली, फिर अपनी निगाहें दर्शक दीर्घा की ओर घुमाईं। लियांग जेनलन वहां अकेले बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे दूसरों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हों। एकियान भावहीन होकर उसके पास चली गई। अपने पिछले जन्मदिन के बाद ये पहली बार था जब वह लियांग जेनलन से मिली थी। मुझे लगा था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, उसने कहा। बिना क्रोध या झुंझलाहट के लियांग जेलुन ने अपना सिर घुमाया और कहा, बैठ जाए। क्या बात है? उसने पूछा। एकियान अविचलित होकर पास ही खड़ी रही। उसके चेहरे पर प्रेमियों के बीच आमतौर पर दिखने वाले कोमल स्नेह का कोई भाव नहीं था।
उसका लहजा तटस्थ था, यहाँ तक कि ठंडा भी था, जिसमें अलगाव की स्पष्ट भावना झलक रही थी। शराब के नशे से चेहरा अभी भी लाल था। लियांग जेनलन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही हम प्रेमी न बन सकें, लेकिन दुश्मन बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना? बैठ जाए, चलिए शांति से बात करते हैं। एकियान चुप थी, मानो विचारों में डूबी हुई हो। हालांकि मैंने कुछ मामलों में थोड़ी हद पार कर दी, लेकिन कम से कम जब तक हम साथ थे, मैंने तुम्हें आर्थिक रूप से तो अच्छा ही व्यवहार दिया, है ना? लियांग जेलुन ने नरमी से कहा, इसे मेरे लिए एक एहसान समझो। ये सुनकर एकियान आखिरकार उसके बगल में सीढ़ियों पर बैठ गई। लियांग जेनलन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपना ध्यान घास के मैदान पर पसीना बहा रहे युवकों पर वापस केंद्रित कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपने अपना मन पक्का कर लिया है। एकियान ने भी मैदान की ओर देखा। हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उसने कहा। उपयुक्त नहीं है? लियांग जेनलन क्रोधित नहीं थे। आज युवा स्वामी लियांग असाधारण रूप से शांत स्वभाव के प्रतीत हो रहे थे। जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने ऐसा नहीं कहा था, उसने धीरे से कहा। एकियान चुप रही। क्या आपको पछतावा हो रहा है? क्या हम जियांग चेन के साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं? लियांग जेनलन ने मुस्कुराते हुए खेल के मैदान की ओर देखते हुए पूछा। क्या ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है? तुम्हारे लिए, मैं महज एक ट्रॉफी हूं जिसका मूल्य खो गया है, एकियान ने अपने चेहरे पर थोड़ी आत्मव्यंग्य की भावना के साथ कहा। आप ये क्यों कहोगे? क्या ये सच नहीं है? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि तुम्हें मैं पसंद आया? दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की ओर नहीं देखा, हालांकि वे बहुत करीब थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच एक अदृश्य खाई हो। मीठी मीठी बातें करने में माहिर लियांग जेलुन अब स्नेह का दिखावा करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत हो रहा था, इसलिए उसने सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एकियान, तुम एक बुद्धिमान महिला हो, ऐसे निरर्थक प्रश्न क्यों पूछें? पसंद आना, क्या यह महत्वपूर्ण है? यकीनन तुम मुझसे प्यार की वजह से तो नहीं थे क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। एकियान चुप रही, उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। आपने कहा कि हम उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों काफ़ी अनुकूल थे, बस बात ये थी कि आप अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण नहीं रख सके। याद है हमने शुरुआत कैसे की थी, एक अलिखित समझौते के साथ कि हम में से हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करेगा। क्या ये शानदार नहीं था? लियांग जेनलन ने आह भरी, ऐसा होना जरूरी नहीं था। एकियान ने उपहास किया। अब मुझे दोष दे रहे हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लियांग जेनलन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सही या गलत का कभी कोई महत्व नहीं रहा है। चूंकि आपने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपको रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि एकियान ने अपना मन बना लिया था, लेकिन जब उसने उससे इतना तीखा जवाब सुना तो उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं आपके द्वारा दी गई चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद लौटा दूंगा। एकियान ने अपनी बची खुची गरिमा को थामे हुए एक हल्की सांस ली। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बारे में, लियांग जेनलन के बारे में क्या सोचते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं जो चीज़ें दान करता हूँ उनके लिए कभी कुछ नहीं मांगता। इसके अलावा अगर आप इन्हें मुझे लौटा देते हैं तो मुझे इनकी वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी और मुझे इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। लियांग जेनलन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज आपसे किसी हिसाब किताब को निपटाने के लिए मिलने का अनुरोध नहीं किया था। क्या कुछ और भी है? क्या आपको पता है कि मैं अभी किसके साथ खाना खा रहा था? लियांग जेनलन ने अपना सिर घुमाया, उसके होठों की मुस्कान में एक गहरा अर्थ छिपा था। यह मेरा मामला नहीं है। एकियान ने खेत की ओर देखा, उसकी निगाहें कहीं और नहीं भटकीं। नहीं, इसका आपसे संबंध है, और वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से। लियांग जेनलन ने टालमटोल नहीं किया और तुरंत स्वीकार किया, ये जियांग चेन और ली शूरू दोनों थे। एकियान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हाथ अनायास ही उसके घुटनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ली शूरू के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें पूर्वी सागर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्होंने मदद के लिए मुझसे संपर्क किया है। ये ली शूरू का पारिवारिक मामला है, फिर भी जियांग चेन उसके साथ गया, जिससे मुझे आश्चर्य होता है कि अब उनका रिश्ता कितना घनिष्ठ होगा। लियांग जेनलन ने धीमी गति से बात की, मानो वह यूं ही बातचीत कर रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ली शूरू इतनी नखरे वाली है, भला वो जियांग चेन के प्यार में कैसे पड़ सकती है? एकियान अंततः खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना सिर घुमा लिया। उसका चेहरा ठंडा था और उसमें क्रोध की झलक भी थी। हाँ, लियांग जेनलन ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, एकियान, तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे वाकई असहज महसूस हो रहा है। एकियान उदासीन बनी रही। लियांग जेनलन ने हल्की आह भरी। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। स्कूल में उन दोनों के बारे में फैली अफवाहें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उन्हें न सुना हो। आप खुद को धोखा देना क्यों जारी रखना चाहते हैं? एकियान का चेहरा बेहद भयावह लग रहा था। ये सब झूठ है। ये सच है या झूठ, आप इसकी पुष्टि खुद कर सकते हैं, चाहे जियांग चेन से संपर्क करके या ली शूरू से।
आपके पूर्व प्रेमी के रूप में मैं आपको विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूं कि अब जियांग चेन पर अपनी उम्मीदें न टिकाएं। उसके पास वापस जाने का रास्ता अब दुर्गम हो गया है। असंभव। एकियान अचानक खड़ी हो गई। ली शूरू ने मुझे बताया है कि वह जियांग चेन को कभी पसंद नहीं कर सकती। उसने आपको ये कब बताया? लियांग जेनलन शांति से वहीं बैठे रहे। आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि लोग बदलते हैं। इसका कारण क्या है? एकियान ने गुस्से से कहा, जिन लोगों के साथ वह उठती बैठती है वे सभी अमीर अयाश और धनवानों के वारिस हैं। जियांग चेन में ऐसी क्या बात हो सकती है जो उसे आकर्षित करे? लियांग जेनलन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसने अपना सिर घुमाकर उस भावुक लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में मानो एक झलक सी झलक रही थी। सहानुभूति। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? एकियान ने भौहें चढ़ा लीं। जियांग चेन के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी क्या आपको वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है? आपका क्या मतलब है? लियांग जेनलन ने सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लगता है कि उसने हमेशा आपको अंधेरे में रखा है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि जियांग चेन बिल्कुल भी गरीब नहीं है, जरा सा भी नहीं। अभी अभी ली शूरू के पिता को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत 3 मिलियन की राशि दान कर दी। आपने पूछा कि ली शूरू को उससे प्यार क्यों हो जाएगा? मुझे लगता है कि यही कारण है। एकियान की पुतलियां फैल गईं, मानो उसकी आत्मा निकाल ली गई हो। वह पल भर में स्तब्ध होकर मौन में जम गई। 73-073 सच्चाई 5वां अपडेट। पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। मासिक टिकटों के लिए वोट करें। छात्रावास के कमरे में वापस आकर एकियान एक आत्माहीन ज़ोंबी की तरह अपनी जगह पर बैठी थी। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। क्या गलत? क्या उस कमीने लियांग जेनलन ने तुम्हें तंग किया? वेई चुइन, जो जानती थी कि एकियान लियांग जेनलन से मिलने बाहर गई है, जल्दी से वहां पहुंच गई। एकियान ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियांग जेनलन ने उससे क्या कहा था। वह पूरी तरह से व्याकुल लग रही थी। आखिर हुआ क्या? घोषित करना। वेई चुइन बेहद चिंतित थी। क्या उस कमीने लियांग जेनलन ने कुछ अभद्र कहा? बस मान लो कि वह पाद रहा है और इसे दिल पर मत लो। हालांकि वेई चुइन ने शुरू में मध्यस्थ बनकर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका मानना था कि मंदिर तोड़ना शादी तोड़ने से बेहतर है। लेकिन लियांग जेलुन की हालिया उदासीनता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया था और उन्होंने अपना रुख बदल लिया था और एकियान को उसका सामना करने में समर्थन दिया था। किसी लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर कोई कल्पना कर सकता है कि लियांग जेनलन जैसे धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का रवैया कैसा होगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, एकियान ने धीरे से कहा। अचानक से घबराकर वेई चुइन ने उलझन में पूछा, तो फिर यह सब किस बारे में है? एकियान की आंखें धीरे धीरे उसकी ओर केंद्रित हुईं और उसने कहा, लियांग जेनलन ने मुझे बताया था। मैंने तुम्हें क्या बताया? उसने कहा, जियांग चेन। एकियान हकलाने लगी। जियांग चेन? इसका जियांग चेन से क्या संबंध था? अधीर और उत्तेजित होकर वेई चुइन ने जोर देकर पूछा, जियांग चेन के बारे में क्या? लेकिन एकियान फिर से चुप हो गई, अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। वेई चुइन एक गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह उसके बगल में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। क्या लियांग जेनलन आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए राजी हो गई या नहीं? अगर वह सहमत नहीं होता है और आप जियांग चेन के साथ वापस आना चाहती हैं, तो वह निश्चित रूप से इसे आसानी से जाने नहीं देगा। तुम और जियांग चेन दोनों मुसीबत में पड़ जाओगे। एकियान ने हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान बेहद निराशाजनक थी। अब तो कोई संभावना ही नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है, कोई संभावना नहीं? जियांग चेन और मेरे लिए अब यह असंभव है। वेई चुइन पूरी तरह से असमंजस में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भगवान के लिए, क्या आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं? अभी अभी तुम्हें किसने फ़ोन किया था? क्या वो लियांग जेनलन था या जियांग चेन? आप असल में किससे मिलने गए थे? लियांग जेनलन मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए राजी हो गई। वेई चुइन हैरान रह गई, फिर तुरंत बोली, क्या यह अच्छी बात नहीं है? अब आपके और जियांग चेन के बीच कोई बाधा नहीं है। एकियान की निगाहें वेई चुइन को देखते हुए थोड़ी कांप उठीं। क्या आपको सच में लगता है कि जियांग चेन मेरा पालतू जानवर है? क्या तुम मेरे इशारों पर चलते हो? मेरा मतलब वो नहीं था, वेई चुइन ने जल्दबाजी में जवाब दिया। लेकिन आप और जियांग चेन के बीच एक दूसरे के लिए भावनाओं की नींव है और ब्रेकअप के बाद भी वह आपके प्रति बहुत अच्छा रहा है। अगर आप पुनर्विचार करने को तैयार हैं तो वह भला कैसे मना कर सकता है? ये पहले की बात है, अब उसके पास कोई और है। कौन? वेई चुइन कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। आप ली शूरू के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? एकियान चुप रही। हाँ, क्या आप उन अफवाहों पर विश्वास करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि ली शूरू को कितना गर्व है? हालांकि जियांग चेन ने उसे बचाया, लेकिन ये केवल कृतज्ञता के कारण था। दोस्त बनना तो असाधारण बात होगी। क्या आपको सच में लगता है कि ली शूरू उसके प्रति समर्पित हो जाएगी?
वेई चुइन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लीशुरू के जियांग चेन के प्यार में पड़ने की संभावना पश्चिम से सूर्य के उगने की संभावना से कहीं अधिक है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पूछने की ज़रूरत ही क्या है? वे जिन दुनियाओं में रहते हैं वे पूरी तरह से अलग हैं। सिर्फ इसलिए धोखा मत खाओ कि लीशुरू जियांग चेन को अपनी कार चलाने देती है, पेट्रोल का सारा पैसा शायद वही चुकाती है। वेई चुइन ने कहा, मेरा मतलब जियांग चेन को नीचा दिखाना नहीं है। मुझे विश्वास है कि स्नातक होने के बाद वह अपना नाम कमा लेगा, लेकिन अभी उसके और लीशुरू के बीच का अंतर वास्तविक और अपूरणीय है। आपको स्कूल की गपशप को अपने विचारों को विचलित नहीं करने देना चाहिए। अफवाह फैलाने वाले लोग हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अगर लियांग जेलुन ने ऐसा कहा होता तो क्या होता? एकियान ने अपनी बात रखी। वेई चुइन अचंभित रह गई। लियांग जैनलन ने अभी मुझे बताया कि ऐसा लगता है कि जियांग चेन और लीशुरू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ क्षणों की सन्नाटे के बाद वेई चुइन ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। आपने उसमें विश्वास किया? आपके साथ संबंध तोड़ने के बाद लियांग जेनलन को लगा होगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि वह आपसे बदला ले सके। जियांग चेन और लीशुरू डेटिंग कर रहे हैं? हाँ कियान, क्या तुम इतनी भोली होना बंद नहीं कर सकती? दरअसल एकियान ने इस संभावना पर भी विचार किया था कि लियांग जेनलन उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर बकवास कर रहा हो, लेकिन तार्किक रूप से सोचने और लियांग जेनलन के शब्दों और कार्यों पर विचार करने के बाद ऐसा नहीं लगा कि वह लापरवाही से बोल रहा था। लियांग जेनलन झूठ नहीं बोल रहा था, उसने जो कहा वह सच है। एकियान ने अनमने ढंग से अपना सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है कि उसने बेहतर परिस्थितियों वाले इतने सारे अन्य उम्मीदवारों के बजाय स्कूल में चापलूस के रूप में जाने जाने वाले किसी व्यक्ति को चुना? अपनी घबराहट में वेई चुइन ने बिना सोचे समझे अपने शब्द बोल दिए। संभव है कि एकियान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि धीरे से कहा, लीशुरू के पिता बीमार पड़ गए थे और जियांग चेन ने उसके परिवार को 3 मिलियन दिए। वेई चुइन की आवाज़ रुक गई, उसका चेहरा जम गया। कितने पैसे? एकियान ने उसकी ओर देखा और दोहराया, 3 मिलियन। समय मानो थमसा गया था। ये कैसे हो सकता? कुछ देर बाद वेई चुइन ऐसे हंस पड़ी मानो उसने कोई बहुत अच्छा मजाक सुना हो। 3 मिलियन? बिना विश्वसनीय होने की कोशिश किए मनगढ़ंत कहानियां बनाना। अगर जियांग चेन इतना अमीर होता तो क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ देती? ये तो बिल्कुल बकवास है। भावनाओं के उफान में वेई चुइन को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके शब्दों ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भी मजाक उड़ाया। एकियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। ये बात मुझे खुद लियांग जेनलन ने बताई थी, भले ही आपको यह अवास्तविक लगे। क्या वह सचमुच ऐसा बेतुका मजाक कर सकता है? वेई चुइन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अचानक उसे लगा कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। ईस्ट सी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले छात्रों में आमतौर पर अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता होती है। जब सभी असंभवताओं को खारिज कर दिया जाता है तो जो कुछ भी शेष बचता है, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न हो, वही सत्य होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग चेन, क्या वह कंगाल नहीं है? लेकिन जब तक वह तुम्हारे साथ था तुमने इस बात पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? एकियान काफी देर तक चुप रही। हो सकता है ये हमारे बीच की भावनाओं को परखने के लिए था। वेई चुइन झिझके। अगर ऐसा होता तो? ये स्पष्ट था, एकियान परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई थी। ये सही नहीं है। जब वो तुम्हारे साथ था तो उसने कंगाल होने का नाटक किया, लेकिन लीशुरू के साथ वो इतना सारा पैसा निकाल लेता है, इसका क्या मतलब है? एकियान ने अनजाने में अपने होंठ काट लिए। अगर जियांग चेन ने वाकई उनके रिश्ते को परखने के लिए ऐसा किया था तो वह अपने जवाब से संतुष्ट थी, लेकिन लीशुरू को एक अलग तरह की परीक्षा क्यों मिली? वेई चुइन के शब्द बेहद सटीक थे, जो एकियान के दिल के सबसे संवेदनशील हिस्से में सीधे चुभ गए। ये हो सकता है। जियांग चेन की नज़र में क्या वह वास्तव में लीशुरू से हीन थी? उसके साथ तो वह गरीबी का दिखावा करता था, लेकिन लीशुरू के साथ वह हद से ज़्यादा उदार था। क्यों? मुझे अब भी यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि जियांग चेन वास्तव में इतना धनी है। कियान, मुझे लगता है कि भावनात्मक और तार्किक कारणों से, सार्वजनिक और निजी तौर पर, आपको स्पष्टीकरण के लिए जियांग चेन का सामना करना चाहिए, उससे हिसाब मांगना चाहिए। वेई चुइन के चेहरे पर गंभीरता थी। 74-074 खुली कक्षा। हमारे विभाग में बाद में एक खुली कक्षा है और मुझे उसमें भाग लेना होगा। रेस्तरां से निकलने के बाद जियांग चेन और लीशुरू परिसर में घूमने लगे और अपने आसपास के लोगों की विभिन्न निगाहों को नज़रअंदाज करने लगे। तार्किक रूप से इस समय लीशुरू को स्वाभाविक रूप से जाने का सुझाव देना चाहिए था, लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद उसने आश्चर्यजनक रूप से कहा, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? विश्वविद्यालयों में कक्षाओं में बैठना एक आम बात है और कई उत्साही और मेहनती छात्र ऐसा करते हैं। ये खासकर उन जोड़ों में आम है जो एक दूसरे से अविभाज्य हैं और अलग नहीं होना चाहते। लेकिन जियांग चेन ने चारों ओर नज़र घुमाए और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि आपकी उपस्थिति से हंगामा हो सकता है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ।
लीशुरू ने हल्के स्वर में कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं, तो बस कह दीजिए। बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। उसका लहजा वाकई काफ़ी असामान्य था। वह इस बात से अनजान नहीं हो सकती थी कि वे दोनों इस समय एक बड़े विवाद के केंद्र में थे। अगर वे एक साथ क्लास में जाते तो क्या उन्हें एक बार फिर जनमत के दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि जियांग चेन को शुरू में लीशुरू के साथ अपने रिश्ते के सार्वजनिक होने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह तब की बात थी। उस समय लीशुरू उसे एक बीमारी की तरह मानती थी, इसलिए उसे जनमत का इस्तेमाल करके उसे जबरन अपहरण करने की जरूरत थी। लेकिन समय बदल गया था। जैसे जैसे उसकी रुचि बढ़ती गई, जियांग चेन को धीरे धीरे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। लीशुरू उसका पहला निशाना थी, लेकिन अकेली नहीं। अगर उसे बाद में और अधिक लाभ प्राप्त करने हैं तो उसे निश्चित रूप से किसी और के पास जाना होगा। वह स्वाभाविक रूप से बुरे समय के लिए तैयारी करने के सिद्धांत को समझता था। तो अब लीशुरू के साथ उनके रिश्ते के आधिकारिक हो जाने के बाद जनमत उनके लिए फ़ायदेमंद होने के बजाय अधिक हानिकारक होने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सेलिब्रिटी मशहूर होने से पहले प्रसिद्धि पाने के लिए गुप्त यौन संबंधों की अफवाहें फैलाता है, लेकिन मशहूर होने के बाद वे अपने रिश्तों को छिपाना शुरू कर देते हैं। हालांकि वह जानता था कि अब से उसे कम प्रोफाइल बनाए रखनी चाहिए, लेकिन क्रांति अभी तक सफल नहीं हुई थी और लीशुरू द्वारा पहल किए जाने के कारण वह इनकार नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे बहुत से लोग पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते हैं। जियांग चेन ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। लीशुरू ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उनके विचार समझ से परे थे। दोपहर 3:30 बजे दोनों व्याख्यान कक्ष में दाखिल हुए। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान मिला। इसकी शुरुआत कुछ ही लोगों से हुई, फिर एक छोटे से समूह में फैली, धीरे धीरे पूरी कक्षा में फैल गई और अंत में सभी लोग जियांग चेन और लीशुरू को, जो साथ साथ अंदर आए थे, आश्चर्य, सदमे और ईर्ष्या के भावों से देख रहे थे। विविध और प्रचुर मात्रा में। जियांग चेन, ये लुओ पिंग ने जोर से हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर भी अनियंत्रित विस्मय के भाव थे। लीशाओ और बाई झेली भी वहां थे। जियांग चेन ने उधर देखा और लीशुरू को अपने साथ लेकर उनकी ओर चल पड़ा। कला विभाग की सम्मानित छात्रा और कैंपस की देवी लीशुरू अब एक छोटी चिड़िया की तरह लग रही थी जो किसी व्यक्ति पर निर्भर होकर आज्ञाकारी और विनम्र रूप से जियांग चेन के पीछे पीछे चल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लियांग जेनलिन ने जो कहा वह वास्तव में सच हो? वेई चुइन भी वहां पहुंच गई थी और जियांग चेन और लीशुरू को एक साथ देखकर वह बेहद हैरान रह गई। एक लड़की का किसी लड़के के साथ खुलेआम क्लास में आना, इसका क्या मतलब है? शायद एक मूर्ख भी यह जानता होगा। जब वह होश में आई तो उसने अनजाने में बगल में बैठी अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। एकियान अपने होठों को कसकर काट रही थी। जियांग चेन और लुओ पेंग के बीच हो रहे जीवंत अभिवादन को घूर रही थी। उसकी आंखें अनिश्चितता से झिलमिला रही थीं। जैसे किसी नाले में पत्थर फेंक दिया जाता है, वैसे ही पूरी सीढ़ीदार कक्षा पल भर में हलचल से भर गई। 200 से अधिक लोग फुसफुसाते और चर्चा करते हुए जियांग चेन और लीशुरू पर चोरी छिपे नजर डाल रहे थे। क्या उसने गोल किया? लुओ पेंग ने जियांग चेन को एक गुप्त नज़र से देखा। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैं शायद ही कभी किसी की प्रशंसा करता हूँ, आप पहली हैं। बहुत बढ़िया। लुओ पेंग ने अपने अच्छे दोस्त के बगल में बेफिक्र होकर बैठी आज स्कूल की खूबसूरत छात्रा को देखते हुए सचमुच प्रभावित होकर कहा। यहाँ तक कि बाई ज़ेली ने भी अपने चश्मे को ठीक किया और प्रशंसा भरी निगाहों से जियांग चेन को देखा। जब जियांग चेन ने लीशुरू का पीछा करने का इरादा जाहिर किया तो सभी ने सोचा कि वह एक नासमझ स्वप्नदृष्टा है, हंस के मांस के लिए ललचाने वाला मेढक है। आज के इस दृश्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? परिस्थितियों को देखते हुए, भले ही वह उसे पूरी तरह से अपने वश में न कर पाया हो, फिर भी वह शायद अंतिम सफलता से बस एक कदम दूर था। हालांकि कहने को बहुत कुछ था, लेकिन लीशुरू उनके ठीक बगल में बैठी थी, इसलिए लीशाओ और अन्य लोगों ने ज़्यादा बोलने से परहेज किया। फिर भी चारों ओर से आ रही निगाहें शायद ही संयमित थीं, चाकू और तलवार की तरह तीखी थीं। अगर नजरें जान ले सकती तो जियांग चेन अब तक पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। क्या लीशुरू पागल हो गई है या फिर वह अंधी है? धिक्कार है, जियांग चेन वास्तव में सफल हो गया। अगर मुझे पता होता तो मैं भी कदम उठाता। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। वह लगभग अपनी जान गंवा बैठा। ऐसा लगता है कि लीशुरू भावनाओं से बहुत प्रभावित होती हैं। वह जरूर भावुक हो गई होंगी। एकियान को देखो, उसका चेहरा उदास है। मैंने सुना है कि वह लियांग जेनलिन से अलग हो रही है और अब जियांग चेन और लीशुरू करीब आ रहे हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा होगा। कक्षा की घंटी बजने के बाद ही शोरगुल धीरे धीरे शांत हुआ। डोंगा में उच्च प्रतिष्ठा वाले एक अधेड़ उम्र के प्रोफेसर ने मंच पर आकर भाषण देना शुरू किया। चूंकि यह एक खुली कक्षा थी जिसमें उपस्थिति दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी,
इसलिए सामाजिक और आर्थिक अध्ययन के उस पार की प्रोफेसर को स्वाभाविक रूप से मंच के नीचे बैठे अतिरिक्त छात्र के बारे में पता नहीं था, और अगर उन्हें पता भी होता तो निश्चित रूप से उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। खचाखच भरी सीढ़ीदार कक्षा पर नजर डालते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में आयोजित जॉब फेयर में आप में से कई लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी लोगों को टेंसेंट और अलीबाबा जैसी कंपनियों से ऑफर मिले हैं। ली बाई, तुम पिछली बार जॉब फेयर में गए थे, है ना? कैसा रहा? लुओ पेंग ने धीमी आवाज में सिर घुमाते हुए पूछा। मैं बस इधर उधर देख रही थी, बाई ज़ेली ने थोड़ी शर्माते हुए जवाब दिया। ली शाओ ने ही बताया, कई बड़ी कंपनियों ने ली बाई को काफ़ी आकर्षक वेतन पैकेज के साथ प्रस्ताव दिए हैं। ये तो बस इस बात का सवाल है कि वह किसे चुनना चाहता है। अच्छा है, तुमने हमारे छात्रावास 421 का नाम रोशन कर दिया है, लुओ पेंग ने हंसते हुए कहा। पिछले 15 वर्षों में घरेलू इंटरनेट का अस्तित्व न के बराबर होने से लेकर तेजी से विकास होने तक और अब अपने वर्तमान चरम पर पहुंचने तक का सफर तय कर चुका है। फिलहाल तो ये सबसे उपयुक्त करियर विकल्प प्रतीत होता है, लेकिन मैं आप सभी से यह पूछना चाहता हूं, चूंकि आप सभी इंटरनेट कंपनियों का इतना समर्थन करते हैं, तो आप जिस उद्योग में प्रवेश करने वाले हैं उसके बारे में आप वास्तव में कितना समझते हैं, या दूसरे शब्दों में घरेलू इंटरनेट उद्योग के परिदृश्य के बारे में आप कितना समझते हैं? प्रोफेसर ने कमरे में चारों ओर नजर डाली और धीरे से कहा, कौन अपने विचार साझा करना चाहेगा? 5वीं पंक्ति में बैठी एक लड़की ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया, जिसके बाल छोटे थे, दिखने में साधारण थी, लेकिन उसमें शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। स्पष्ट रूप से वह एक उत्कृष्ट छात्रा थी। प्रोफेसर द्वारा सहमति में सिर हिलाने के बाद वह तुरंत खड़ी हो गई और कई इंटरनेट दिग्गजों के विकास के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया। अब घरेलू इंटरनेट कंपनियों पर एक महाशक्ति का दबदबा है जिसके कई मजबूत दावेदार हैं। अलीबाबा की हार के बाद टेंसेंट एकमात्र महारथी की तरह खड़ा है जो सर्वोच्च स्थान पर है। मैं असहमत हूँ। कुछ ही देर में एक छात्र खड़ा हुआ और शांत भाव से बोला, अतीत में टेंसेंट ने निश्चित रूप से नेतृत्व किया, लेकिन भविष्य में, संभवतः निकट भविष्य में भी, बाइडेंस टेंसेंट को पीछे छोड़ सकता है। और टेंसेंट निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर सिंहासन नहीं छोड़ेगी। इसलिए घरेलू इंटरनेट क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए इन दोनों दिग्गजों के बीच एक लड़ाई होने वाली है। प्रोफेसर ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तो आपके विचार से भविष्य में मार्शल आर्ट गठबंधन के नेता का सिंहासन कौन जीतेगा? हालांकि प्रोफेसर का हास्य मनोरंजक था, लेकिन इस प्रश्न का सामना करते हुए किसी ने भी जल्दबाजी में उत्तर देने का साहस नहीं किया। हालांकि डोंगरा एक शीर्ष स्तरीय घरेलू विश्वविद्यालय है, फिर भी वहां उपस्थित सभी लोग केवल छात्र ही हैं। कागजों पर सिद्धांतों पर चर्चा करना एक बात है, लेकिन दो इंटरनेट दिग्गजों के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी करना बिल्कुल अलग बात है। अर्थशास्त्री भी शायद ऐसी बेतुकी बातें करने की हिम्मत न करें। इन छात्रों की तो बात ही छोड़िए, पहले बैठ जाए। छात्रों को शर्मिंदा न करने की इच्छा से प्रोफेसर ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर पूछा, इंटरनेट का सार क्या है, ये कौन जानता है? उस प्रश्न को सुनते ही सभी छात्र अपने अपने विचार सोचने लगे। सवाल सरल था, फिर भी अस्पष्ट था, यहाँ तक कि एक माध्यमिक विद्यालय का छात्र भी शायद खड़े होकर इसके बारे में कुछ शब्द कह सकता था। एक के बाद एक छात्र खड़े होकर तार्किक प्रतीत होने वाली लेकिन घिसी पिटी व्याख्याएं देने लगे। क्या किसी और के पास कोई अलग विचार हैं? ली शुरू ने अनजाने में अपने बगल में बैठे युवक की ओर देखा। जहां तक उसे पता था, वह न केवल एक कुख्यात चापलूस था बल्कि एक असाधारण छात्र भी था। क्या आप अपने विचार साझा नहीं करेंगे? उसे अचानक उस युवक के अन्य पहलुओं के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। इसी वजह से उन्होंने आज अध्ययन सत्र के लिए आने का फैसला किया। हाँ, कुछ तो बोलो। लुओ पेंग ने भी अपनी बात रखी। छोड़ो इसे, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया। ली शुरू को थोड़ा निराश देखकर लुओ पेंग ने जियांग चेन की ओर से बिना किसी परवाह या पर्याप्त तैयारी के उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया। जियांग चेन के चेहरे का भाव बदल गया और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह युवक, प्रोफेसर ने उसे पहले ही देख लिया था। इसका लाभ उठाएं। लुओ पेंग ने उसे आंख मारी। सभी ने सहज रूप से अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि वह जियांग चेन था, और सभी अचानक ऊर्जावान हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। प्रोफेसर ने कुछ देखा और अतिरिक्त जिज्ञासा के साथ जियांग चेन की ओर देखा। कोई रास्ता न देखकर जियांग चेन केवल अकड़कर खड़ा रह सका। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग चेन। आप जियांग चेन हैं? प्रोफेसर ने शायद ये नाम पहले भी सुना था। जियांग चेन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। प्रोफेसर के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। उन्होंने वास्तव में वह नाम सुना था, चापलूस होने की प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि किसी भी विद्यालय के नेता की तरह उन्होंने विद्यालय के कुछ उत्कृष्ट छात्रों पर ध्यान दिया था। अपने विचार साझा करें। सभी दिशाओं से निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। महत्वपूर्ण बात यह थी, ली शुरू अभी भी उसके बगल में बैठी थी।
कोई और विकल्प न होने और ऐसा महसूस होने पर कि उसे जबरदस्ती लियांगशान भेजा गया है, जियांग चेन ने अपना मुंह खोला और कहा, इंटरनेट के सार पर मेरे सहपाठियों द्वारा पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इसलिए मैं उस पर दोबारा बात नहीं करूंगा। घरेलू इंटरनेट कंपनियों के तर्क के बारे में मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार हैं। चलो इसे सुनते हैं। संक्षेप में कहें तो ये दो शब्द हैं, पैसा बर्बाद करना। ये शब्द बोलते ही पूरा कमरा शोरगुल से भर गया। ये प्रोफेसर शियाओ की कक्षा थी, पवित्र और गंभीर, कोई इतनी सा थी, यहाँ तक कि अश्लील बातें कैसे कर सकता है। देश में एक खास प्रतिष्ठा रखने वाले अधेड़ उम्र के प्रोफेसर ने चुप रहने का इशारा किया, फिर अर्थपूर्ण निगाहों से जियांग चेन की ओर देखा। जारी रखना। जियांग चेन कभी अंतर्मुखी स्वभाव की नहीं थी। कोई और विकल्प न होने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, पिछले एक दशक में घरेलू स्तर पर 8 बड़े खर्च युद्ध हुए हैं। पहला मामला 1000 समूह युद्ध का था, जिसमें येलो शर्ट आर्मी ने सब्सिडी की होड़ में 5000 ग्रुप बाय वेबसाइटों का नेतृत्व किया। 1 युआन में भुनी हुई बत्तख, 10 लोगों के लिए भव्य भोजन, यह आम बात थी, और उपभोक्ता इस बात पर मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे कि यह पाए आसमान से गिर रही है। लेकिन अगले साल जब राजधानी में शीतकाल शुरू हुआ, तो 99% ग्रुप बाय प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ठप हो गए। मृत्यु के कगार पर खड़ी येलो शर्ट सेना को अली से अंतिम समय में समर्थन मिला और वे बच गए। तब से वे बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। दूसरा ई-कॉमर्स युद्ध था। जेडी ने ऑफलाइन आउटलेट्स को लक्षित करते हुए 3 साल के लिए बड़े घरेलू उपकरणों पर शून्य लाभ नीति की घोषणा की। अन्य बड़ी घरेलू उपकरण कंपनियों ने भी जल्द ही इस होड़ में हिस्सा लिया। इस युद्ध ने चीनी लोगों के लिए ऑनलाइन उपभोग की अवधारणा को बदल दिया, जिससे ई-कॉमर्स बाजार में विस्फोटक वृद्धि हुई, और अप्रत्याशित रूप से इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए सुखद परिणाम के साथ इसका अंत हुआ। फिर ऑनलाइन ट्रैवल ओटो की जंग शुरू हो गई, जिसमें सी ट्रिप, अलोंग और क्यूनर लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहे और सब्सिडी पर अरबों खर्च करते रहे। अंत में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे अलोंग और क्यूनर दोनों ने सी ट्रिप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। विजेता सी ट्रिप बुरी तरह से घायल और क्षत विक्षत होकर आगे बढ़ने के लिए खुद को बाइडू को बेचने के लिए मजबूर हो गया। इस लड़ाई में कोई विजेता नहीं था। चौथा चरण राइड हेलिंग युद्ध था, जिसमें टेंसेंट द्वारा समर्थित डिडी ने टैक्सी कंपनियों पर भारी मात्रा में पैसा लुटाया। फास्ट राइड्स और उबर भी जल्दी ही इस लड़ाई में शामिल हो गए। इन तीनों दिग्गज कंपनियों ने 2 साल में $30 अरब खर्च कर दिए। एक समय तो ऐसा भी आया जब टैक्सियां बसों से भी सस्ती हो गईं। देश ने सस्ती सवारी की इस दावत का भरपूर आनंद उठाया, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी टैक्सी से बाजार जाने लगे। 2 साल बाद खून खराबे से जूझ रही इन दिग्गज कंपनियों ने हाथ मिलाया और पूंजी के मध्यस्थ के तहत विलय करने पर सहमति जताई, और तब से दीदी एक सुपर मोनोपोली बन गई है, जो दुनिया पर हावी है और यात्रा बाजार के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 200 से अधिक लोगों से भरा पूरा सभागार लगभग कब्र की तरह शांत था, केवल जियांग चेन की आवाज ही लगातार गूंज रही थी। एकियान ने नीचे की ओर देखा, मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उस उमंग भरे चेहरे की ओर देखने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। एक समय था जब जियांग चेन के इसी आकर्षण ने उसे उसकी ओर आकर्षित किया था, लेकिन उसे नहीं पता कि कब उसने उसके गुणों की सराहना करना भूलना शुरू कर दिया था। प्रोफेसर जियो ने बड़े चाव से सुना। 5वां मुद्दा खाद्य वितरण युद्ध था। $1 अरब के निवेश के बाद बाजुओं ने खाद्य वितरण बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। लेकिन जल्द ही अली, येलो शर्ट्स और बाइडू भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। इन 4 दिग्गजों ने सब्सिडी के लिए एक भयंकर खींचतान छेड़ दी। फूड डिलीवरी से लेकर नए रिटेल कारोबार और शेयरिंग बाइक तक, जियांग चेन ने हर पहलू की परतें खोलते हुए कहानियां सुनाई, मानो वे उनके अपने घर के खजाने हों। लिशुरु को इन बातों का पता था और बाकी सभी को भी, वे सभी गवाह थे। लेकिन उन्हें धारा प्रवाह और एक ही सांस में व्यक्त कर पाना एक अलग बात थी। लिशुरु ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने बगल में बैठे उस युवक की ओर देखा जो आत्मविश्वास और जोश से भरपूर प्रतीत हो रहा था। अगर उसकी चापलूस होने की बदनामी न होती तो ऐसा आदमी काफी लोकप्रिय होना चाहिए था, है ना? उन्होंने ठंडे लहजे में कहा। 8वां मुद्दा ई-कॉमर्स की उभरती हुई कंपनी पिंडुओडुओ को निशाना बनाकर चलाया गया अरबों डॉलर का सब्सिडी युद्ध था। उन्होंने अपनी एक ही वार में वार करने की रणनीति के साथ तेजी से विकास किया, बाजार में आई गिरावट का फायदा उठाया और लंबे समय से स्थिर रहे ई-कॉमर्स खिलाड़ियों को पुनर्व्यवस्थित किया। उद्योग जगत की अन्य 2 दिग्गज कंपनियां भी चुप नहीं बैठीं और उन्होंने पिंडुओडुओ को निशाना बनाते हुए विशेष संस्करण लॉन्च कर दिए। तीनों दिग्गजों को दी जाने वाली अरबों डॉलर की वास्तविक सोने और चांदी की सब्सिडी 618 और 11 के दौरान धमाकों के रूप में नष्ट हो गई, और ये लड़ाई भी अनसुलझी है। जैसे जैसे जियांग चेन की बातचीत आगे बढ़ी, उसका रवैया और भी शांत होता गया। इन 8 युद्धों में भारी मात्रा में धन का अपव्यय हुआ, फिर भी धन का यह अपव्यय सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति बन गया। इसलिए हमें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इतिहास पर नजर डालें तो भले ही अस्थायी विजेता हों, ये युद्ध कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि सामाजिक प्रगति कभी नहीं रुकेगी।
ताली बजाओ। सन्नाटे में सबसे पहले प्रोफेसर जियो ने ताली बजाई, एक बिंदु से लेकर संपूर्ण तक। तालियों की गड़गड़ाहट पहले धीमी थी और धीरे धीरे बढ़कर गरजने जैसी तेज आवाज में बदल गई। 76,076 दूसरी महिला तीसरा अपडेट। पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। मासिक टिकटों के लिए वोट करें। क्लास के बाद प्रोफेसर शियाओ जियांग चेन ने उसे निजी बातचीत के लिए बुलाया। चल दर, वेई वेई ने एकियान को हाथ पकड़कर घसीटा। किस लिए? बेशक, जियांग चेन से स्पष्टीकरण मांगना तो बनता है। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगा? वेई वेई धार्मिक आक्रोश से भर उठी थी। और वह ली शूरू को भी साथ ले आया। इसका क्या मतलब है? क्या वह तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? मैं नहीं जा रहा हूं। एकियान ने झट से अपना हाथ वेई वेई की पकड़ से छुड़ा लिया। हाई प्रोफाइल जियांग चेन और ली शूरू के अलावा शायद सबसे ज्यादा चर्चा में वही थी। जियांग चेन जितनी अधिक उत्कृष्ट थी, उतना ही यह उसकी निर्णय लेने की क्षमता की कमी को साबित करता था। भीतरी पीड़ा को महसूस करते हुए एकियान वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। शुतुरमुर्ग की तरह वह जल्दी से उठी और बाहर भाग गई। एकियान, वेई वेई खड़ी हो गई, लेकिन एकियान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से कक्षा से बाहर निकल गई। वेई वेई, जो इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थी लेकिन फिर भी अपने गुस्से को दबाने में असमर्थ थी, ने जियांग चेन को मंच छोड़ते हुए देखा और तुरंत उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ी। जियांग चेन, वेई वेई, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लुओ पेंग नाराज हो गया। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। वेई वेई ने जियांग चेन को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम एकियान के साथ ऐसा व्यवहार किस आधार पर करते हो? क्या यह उसके लिए उचित है? मैंने क्या की? जियांग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। अभी भी दिखावा कर रहे हो, है ना? वेई वेई ने ली शूरू की ओर ऐसे इशारा किया मानो आसपास कोई और न हो, और गुस्से से बोली, तुम उसके साथ इतनी उदार हो तो एकियान के साथ इतनी कंजूस क्यों थी? ये कैसी उदारता और कंजूसी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लुओ पेंग असमंजस में था। वेई वेई ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें जियांग चेन पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में क्रोध का भाव ऐसा था मानो वह एक अक्षम्य दिल तोड़ने वाला हो। आप लोग आगे बढ़िए, जियांग चेन ने लुओ पेंग और अन्य लोगों को बताया। बिल्कुल नहीं, वेई वेई, आपको सब कुछ स्पष्ट करना होगा। लुओ पेंग उसके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता था। बस करो, ये जियांग चेन का निजी मामला है, तुम इसमें दखल क्यों दे रहे हो? ली शाओ ने उसे खींचकर दूर कर दिया। भाई झेली भी उनके साथ चली गई। ली शूरू, तुम तो हमारे विभाग से हो ही नहीं, तो तुम दखल क्यों दे रही हो? लुओ पेंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद वेई वेई ने सीधे ली शूरू को निशाना बनाया। किसने कहा कि अगर आप इस विभाग से नहीं हैं तो आप कक्षा में शामिल नहीं हो सकते? ली शूरू ने शांत भाव से कहा। वह शायद वेई वेई को नहीं जानती हो, लेकिन दूसरे की हालिया टिप्पणियों से वह उसकी पहचान का अनुमान लगा सकती है और समझ सकती है कि उसकी शत्रुता का स्रोत क्या है। किसी और का बॉयफ्रेंड चुराना, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? उसके अहंकारी और पहुंच से बाहर के रवैये को देखकर वेई वेई और भी ज्यादा क्रोधित हो गई, खुद को रोक नहीं पाए और गालियों की बौछार कर दी। इस तरह का दृश्य किसी उच्च कोटि के विश्वविद्यालय की छात्रा जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह किसी झगड़ालू बाजार वाली से कम नहीं थी। ली शूरू चुप बैठने वाली इंसान नहीं थी, और यह सुनकर उसने भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, साफ साफ बताओ, मैंने किसका बॉयफ्रेंड चुराया है? अज्ञानता का दिखावा करना। दोनों महिलाएं आमने सामने खड़ी हो गईं और उनकी निगाहें एक दूसरे से मिल गईं। ऐसा लग रहा था मानो चिंगारियां उड़ रही हों। ये जानना जरूरी है कि कुछ छात्र अभी भी ऐसे थे जिन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा था। शू रुई, तुम पहले वापस जाओ। स्थिति को बेकाबू होने से बचाने के लिए जियांग चेन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। अगर मैं उन्हें बहस करते रहने दूं तो कौन जानता है कि कहीं कोई अपना आपा खो बैठे और बाल खींचना शुरू कर दे। ये तो वाकई एक अद्भुत दृश्य होगा। ली शूरू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और आश्चर्यजनक रूप से वेई चुइन के साथ आगे बहस न करने का विकल्प चुना, आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और फिर उसके पास से गुजर गई। हाँ, पैसा सचमुच शैतान से भी चक्की चलवा सकता है, वेई चुइन ने उपहास किया। किसने कहा तुमसे ये? जियांग चेन ने उसकी ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने बताया। महत्वपूर्ण बात यह है कि एकियान ने आपको अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष दिए। क्या आप उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वह उचित है? जियांग चेन ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे एकियान की आकृति दिखाई नहीं दी। क्या एकियान ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं, मैं तो खुद ही आया हूँ। जिस भी व्यक्ति में विवेक होगा वह चुपचाप खड़ा होकर यह सब नहीं देख सकता था। इतने दृढ़ विश्वास के साथ बोले गए शब्द। जब एकियान ने तुम्हें छोड़ा था तब वह हमेशा तुम्हारे लिए दुखी रहती थी और अपराधबोध से भरी हुई थी। हाँ, किसने सोचा होगा कि वह मूर्ख होगी? जियांग चेन, मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी साजिशें कितनी गहरी हैं। इतने लंबे समय तक बिना किसी गलती के गरीब होने का नाटक करते हुए तुम जरूर थक गए होगे। वेई चुइन ने अपने चेहरे पर दिख रहे व्यंग्य को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की।
हालांकि दूसरे पक्ष के शब्द कठोर थे, लेकिन एक पुरुष होने के नाते जियांग चेन एक महिला से बहस करने के मूड में नहीं था और उसने शांत भाव से कहा, ऐसा लगता है कि इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर एकियान के मन में कोई विचार हो तो आप उसे सीधे मुझसे मिलने के लिए कह सकते हैं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में लोगों की बदनामी करने से बचेंगे। क्या मैं तथ्यों को नहीं बता रहा हूँ? ली शूरू घर तोड़ने वाली है। आप और एकियान स्पष्ट रूप से एक कपल थे, उसे दखल देने का क्या अधिकार है? वेई चुएन अथक थे। दरअसल किसी महिला से तर्क करना व्यर्थ प्रतीत होता था। जियांग चेन और अधिक शब्दों को बर्बाद न करने की इच्छा से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वेई चुएन ने उसका रास्ता रोक दिया। जब तक हम सब कुछ स्पष्ट नहीं कर लेते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आप मुझे से क्या कहलवाना चाहते हैं? क्या आप एकियान के साथ सुलह करने को तैयार हैं? वेई चुएन ने उसे ध्यान से देखा। ये सुनकर जियांग चेन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगर उसे सही से याद था, ये वही लड़की थी जिसने उसके और एकियान के बीच दरार डालने और उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश की थी। क्या आपको लगता है कि यह व्यावहारिक है? एकियान के पास अब लियांग जैनलुन है। उसने लियांग जैनलुन से पहले ही रिश्ता तोड़ लिया है। वेई चुएन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जियांग चेन कुछ देर रुका, फिर चुप हो गया। कुछ कहो। एकियान अब सिंगल है, अब आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। मैं उसके साथ पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं जा सकता। बहाने। वेई चुएन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये सब बहाने हैं। आप वापस क्यों नहीं जा सकते? आप दोनों कुछ ही महीनों से अलग हैं और एकियान ने लियांग जैनलन से इसलिए रिश्ता तोड़ा क्योंकि उसके मन में अब भी आपके लिए भावनाएं हैं। वह इतनी उत्सुक इसलिए थी क्योंकि वेई चुएन जानती थी कि अगर उसने इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो बहुत देर हो सकती है। उसे पहले इस बात पर यकीन नहीं था। वह सोचती थी कि अफवाहें निराधार हैं, लेकिन ली शूरू को उसके साथ कक्षाओं में भाग लेते हुए व्यक्तिगत रूप से देखकर उसका विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। जियांग चेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ली शूरू तुम्हें पसंद करती है? यह मत भूलो कि उसने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे सिर्फ आपके पैसों में दिलचस्पी है, बस उन 3 मिलियन में। शायद। जियांग चेन ने कोई बहस नहीं की और बस हल्की सी मुस्कान दी। क्या तुम वही नहीं हो? आपका क्या मतलब है? अगर मैं अब भी अतीत का जियांग चेन होता तो क्या तुम मुझसे इस तरह बात करके अपना समय बर्बाद कर रहे होते? वेई चुएन, जो पहले खुद को बहुत सही मानती थी, अब अवाक रह गई थी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन जब दिल के मामलों की बात आती है तो बेहतर यही है कि आसपास मौजूद लोग हस्तक्षेप न करें, कहीं ऐसा न हो कि वे स्थिति को और बिगाड़ दें। इतना कहकर जियांग चेन आगे बढ़ी और उसे छूते हुए आगे निकल गई। जियांग चेन, क्या तुम वाकई एकियान को एक और मौका नहीं दे सकते? वेई चुएन अचानक मुड़ गई। उसकी आवाज़ अब आक्रामक नहीं थी, बल्कि लगभग विनती भरी थी। अगर हम दोबारा साथ भी आ जाएं तो भी वह खुश नहीं होगी। आपको ये समझना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद जियांग चेन वहां से चली गई और तेजी से लेक्चर हॉल से बाहर निकल गई। वेई चुएन वहां अचंभित खड़ी थी। उसका चेहरा असमंजस में था और उसकी आंखों में जटिलता भरी हुई थी। 77-077 डॉन, वेई चुएन ने क्या कहा? जैसे ही जियांग चेन छात्रावास में दाखिल हुआ, बातें कर रहे लुओपेंग और अन्य लोग बीच में ही रुक गए और सभी उसकी ओर देखने लगे, मानो उसके लौटने का इंतजार कर रहे हों। वह और क्या कह सकती थी? उसने मुझे खूब डांटा। जियांग चेन ने अपने कंधे उचका दिए। वह खुद को बहुत ही महान समझती है। लुओपेंग ने तुरंत अपनी नाराजगी व्यक्त की। जियांग चेन, तुम बहुत ज़्यादा विनम्र हो। विनम्र और विचारशील होना अच्छी बात है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। वेई चुएन के लिए तो बस एक ही शब्द है, घटिया। क्या वही नहीं थी जिसने एकियान को तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए उकसाया था? अब वह सबके सामने एक द्वेषपूर्ण महिला होने का नाटक कर रही है। क्या वो कैमरे के लिए एक्टिंग कर रही है? लुओपेंग ने गर्व से कहा, अगर मैं होता तो मैं उसे चेहरे पर 2 बार थप्पड़ जरूर मारता। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लीशाओ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब सहपाठी हैं। हम भले ही उसे सहपाठी की तरह मानते हों, लेकिन क्या उसने कभी हमें अपना माना है? उसने पहले जियांग चेन के साथ जैसा व्यवहार किया था और अब जियांग चेन को ली शूरू के साथ देखकर उसके मन में कड़वाहट आ गई है। वह असंतुष्ट महसूस कर रही है, इसलिए वह हंगामा करने आई है। वह जियांग चेन को क्या समझती है? लुओपेंग जाहिर तौर पर वेई चुएन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों से यह संकेत मिलता है कि वे उसके माध्यम से किसी और की आलोचना कर रहे हैं। मैंने इससे पहले कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। वह डोंगरा में दाखिला पाने में कामयाब हो गई। क्या उसे शिष्टाचार, न्याय, ईमानदारी और सम्मान जैसे शब्दों को लिखना नहीं आता? मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि वह दूसरों के मामलों में कितनी दखल देती है। क्या इसका कारण यह है कि कोई उसे नहीं चाहता? अगर वाकई ऐसा है तो मैं उसे कुछ लोगों से मिलवा सकता हूँ। बाजार से एक सुअर काटने वाला, निर्माण स्थल से एक स्टील बार धोने वाला, या एक उपकरण कारखाने से एक पेंच कसने वाला। वह जिसे चाहे उसे चुन सकती है।
यह मानना पड़ेगा कि लुओ पेंग की जुबान वाकई जहरीली हो सकती है। ये सौभाग्य की बात है कि ली शाओ उसे खींचकर ले गया, अन्यथा वेई चुएन शायद क्रोध से मर ही जाता। बाई ज़ेली ने सुना और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। लेकिन जियांग चेन, आपका जवाबी हमला वाकई शानदार था। ली शूरू को अपने साथ क्लास में लाना, यही बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। लुओ पेंग ने जियांग चेन को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। उसे यह नहीं पता था कि यह जियांग चेन की अपनी पहल नहीं थी बल्कि ली शूरू का खुद का प्रस्ताव था। बिल्कुल, जियांग चेन इस बारे में कुछ भी समझाने को तैयार नहीं था। कुछ देर बातचीत करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अपनी सीट पर वापस आकर जियांग चेन ने अपना फ़ोन निकाला और ली शूरू से माफ़ी मांगने के बारे में सोचने लगा। आखिरकार किसी भी महिला के लिए दूसरी औरत कहलाना बहुत बड़ा अपमान है। ली शूरू ने उसके लिए वार सह लिया था। संदेश भेजने के बाद जियांग चेन को पता चला कि ली शूरू वास्तव में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। जाहिर तौर पर उसने पिछली घटना को गंभीरता से नहीं लिया था। इस बार जियांग चेन ने उसे उपहारों की बौछार नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप लाइव प्रसारण देखा। जियांग चेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ली शूरू तुम्हें सचमुच पसंद करती है? यह मत भूलो कि उसने पहले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे बस आपके पैसे चाहिए, बस वो 3 मिलियन। वेई चुइन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ली शूरू में आया बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दरअसल जहां तक उसकी पसंद की बात है, जियांग चेन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल विजय अभियान को पूरा करना था। हालांकि मनुष्य जटिल प्राणी है, इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करना मुश्किल है। भले ही जियांग चेन को ली शूरू के स्नेह के असली स्रोत की चिंता न हो, फिर भी वह इस समय एक सवाल पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या ली शूरू के रवैये में आया यह अचानक बदलाव वास्तव में सिर्फ पैसे की वजह से था? लाइव स्ट्रीम देखते हुए जियांग चेन के दिमाग में एक विचार कौंध गया। अगर वह इस समय अपने ऑनलाइन प्रोफाइल लोन शैडो ऑफ द चिली रिवर का इस्तेमाल करके उससे पूछताछ करे तो उसे जल्दी ही स्पष्ट परिणाम मिल सकता है। लेकिन फिर उसे लाइव स्ट्रीम पर मौजूद लड़की द्वारा कही गई एक बात याद आ गई। जिस क्षण आप कांच के किसी टुकड़े की कठोरता का परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं, वह कांच टूटना तय है। जो लोग मानव स्वभाव की परीक्षा लेना चाहते हैं, वे स्वयं उतने नेक नहीं होते। कुछ देर चुपचाप लाइव स्ट्रीम देखने के बाद जियांग चेन ने चिल्ली रिवर की अकेली छाया की पहचान का इस्तेमाल करते हुए ली शूरू को चिढ़ाने की कोशिश नहीं की और लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल गए। शूरूई वाकई बहुत मजबूत है, उसके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, फिर भी वह लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती है। कैंटीन में अपना खाना मिलने के बाद जू सियाई ने अपनी प्लेट नीचे रख दी, मानो प्रशंसा में हो। वह और क्या कर सकती है? हर समय उदास रहने से केवल खुद को ही नुकसान होता है और इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। शांत मन बनाए रखना बेहतर है। झेंग जिंगजिंग बैठ गई और बातचीत जारी रखते हुए बोली, मैंने ये भी पता लगाया है कि इस बीमारी के लिए हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी में बहुत पैसा खर्च होता है। शूरूई को अभी पैसे कमाने की जरूरत है। ली शूरू, जिन्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी, भोजन के लिए उनके साथ शामिल नहीं हुई। इसीलिए एक स्वस्थ परिवार का होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, गोरान ने आह भरते हुए कहा। अरे, मुझे पहले उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, लेकिन अब। जू सियाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अच्छे लोगों का अपना भाग्य होता है, शूरूई के पिता निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, झेंग जिंगजिंग ने दृढ़ता से कहा। ऐसी आशा है। जू सियाई ने सिर हिलाया, लेकिन उसी समय अनजाने में उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया क्योंकि उसने खाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। क्षमा कीजिए, कुछ अत्यावश्यक काम आ गया है और आज का लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त हो रहा है। अलविदा दोस्तों। छात्रावास में एक इनकमिंग कॉल के कारण ली शूरू को अपना लाइव स्ट्रीम समय से पहले ही समाप्त करना पड़ा। शूरूई, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है और उसे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ प्रासंगिक दस्तावेज चाहिए। क्या आप इसे जब भी संभव हो उसके पास ला सकते हैं? ये लियांग जैनलुन था। वह व्यक्ति वाकई भरोसेमंद था और तुरंत कार्रवाई करता था। उन्हें दोपहर में ही पैसे मिले थे और आधे दिन में ही प्रगति हो चुकी थी। आज के लिए शायद बहुत देर हो चुकी है, मैं अस्पताल नहीं गई, मैं स्कूल में हूँ, उसने जवाब दिया। कोई बात नहीं, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको सुविधाजनक लगे मुझे पहले से बता दीजिएगा, लियांग जैनलन ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्पताल के बिस्तर पर उसके पिता नहीं लेटे थे, इसलिए जाहिर है कि वह जल्दी में नहीं था, लेकिन ली शूरू इतना शांत रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसके पिता मृत्यु के देवता से संघर्ष कर रहे थे और गंभीर खतरे में थे। सर्जरी एक दिन पहले कराने का मतलब था खतरे से एक दिन पहले बच जाना। तो कल मैं अस्पताल जाऊंगी और दस्तावेज ले आऊंगी, उसने तुरंत कहा। कल रात कैसा रहेगा? क्या यह आपके लिए ठीक है? ये चलने लगा। अच्छा, तो बात पक्की हो गई। हम कल संपर्क करेंगे। फोन रखने के बाद ली शूरू ने गहरी सांस ली, उसका दिल थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अगर उनमें दया आ जाए तो उसके पिता की जान निश्चिंत रूप से बच जाएगी।
अवचेतन रूप से वह जियांग चेन को फ़ोन करके खुशखबरी साझा करना चाहती थी, लेकिन उसे तुरंत एम्फी थिएटर के क्लासरूम में हुई दोपहर की घटना याद आ गई। कक्षा में बैठने के लिए उनका अचानक दिया गया निमंत्रण सहज था, लेकिन आंशिक रूप से यह उनकी अपनी इच्छाओं से भी प्रभावित था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह थोड़ा जल्दबाजी भरा कदम लगता है। अभी तो स्कूल में लोगों को जियांग चेन की असली पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था, इसलिए वे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन खुद जियांग चेन के बारे में क्या वह सोचेगा कि उसके रवैये में बदलाव उसके पैसे की वजह से हुआ है? इस विचार के साथ ही ली शुरू का उत्साह धीरे धीरे शांत हो गया और उसने खुद को फ़ोन करने से रोक लिया। यह उसके परिवार का मामला था। उसे हमेशा दूसरों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने धीरे से अपना फ़ोन नीचे रख दिया और उसे अभी अभी एहसास हुआ कि उसे शायद ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। लेकिन कला महाविद्यालय की यह मनमौजी खूबसूरत छात्रा मानो ये भूल गई थी कि वह कभी दूसरों की राय की परवाह नहीं करती थी। 78,078 है गे, परिवर्तन की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली शुरू ने 100 युआन का नोट नीचे फेंका, अपना बैग उठाया और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। रात के आकाश के नीचे किमी का नियॉन साइन अपनी भव्य रोशनी की मदहोश कर देने वाली चमक के साथ जगमगा रहा था। गाड़ियां आती जाती रहीं और सुंदर पुरुष और खूबसूरत महिलाएं लगातार अंदर बाहर आते जाते रहे। मैं पहुंच गया हूं, ली शुरू ने फ़ोन किया। कुछ ही देर बाद लियांग जेलुन अंदर से बाहर आया और ली शुरू को अकेले देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। शुरुई, क्या सीनियर जियांग तुम्हारे साथ नहीं है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया था? इतनी छोटी बात के लिए उसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली शुरू ने झट से पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अंदर आओ, मेरे साथ। ली शुरू ने सिर हिलाया। लियांग जेनेलन के मार्गदर्शन में ली शुरू लगभग 10 लोगों से भरी एक मेज पर पहुंची, जहां शराब की बोतलों का ढेर लगा हुआ था। भाई ही, वो यहाँ है। लियांग जेनेलन लगभग 30 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति के पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उस व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और शराब के नशे से भरी उसकी निगाहें ली शुरू पर टिक गईं। उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी के भाव उभर आए, फिर उसने बेशर्मी और खुलेआम उसे सिर से पैर तक घूर कर देखा। जेनलुन, तुम्हारे स्कूल में इतनी खूबसूरत लड़की है, तुमने मुझे पहले उससे मिलवाया क्यों नहीं? भाई है, जिस मामले का मैंने आपसे जिक्र किया था। लियांग जेलुन ने जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। स्पष्टतः स्कूल के भीतर प्रभावशाली मानी जाने वाली लियांग जेनेलन की प्रतिष्ठा ब्रदर हे की तुलना में कम प्रतीत होती थी। चिंता मत करो, भाई ने उसके कंधे पर थपथपाया, कॉलर ठीक किया, हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, पहले बैठ जाओ। उसके निर्देश के बिना ही उसके बगल में बैठा एक व्यक्ति शरारती मुस्कान के साथ झट से खड़ा हो गया और उसके लिए जगह बना दी। हालांकि ली शुरू ऐसी जगहों से परिचित थी, लेकिन इस समय वह मनोरंजन के मूड में नहीं थी और उसने लियांग जेनेलन की ओर देखा। लियांग जेलुन ने चुपचाप सिर हिलाकर उसे सहमति दी। किसी से मदद मांगने के कारण ली शुरू के पास अपनी चिड़चिड़ाहट को दबाने और अपना बैग लेकर सोफे पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री, उन्होंने मेरे पिता की स्थिति के बारे में कहा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्रांडेड कैजुअल कपड़ों में सजे धजे ब्रदर हे, जो एकदम साफ सुथरे दिख रहे थे, ने उन्हें असली विस्की का एक गिलास दिया। पहले एक ड्रिंक ले लो। मुझे माफ़ कीजिए, मैं शराब नहीं पीता। स्पष्टतः यह एक बहाना था। ली शुरू का मूड बिल्कुल भी नहीं था। आप शराब नहीं पीते? भाई ही के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उनके चेहरे पर एक मनोरंजक लेकिन संशयपूर्ण भाव था जब उन्होंने ली शुरू को देखा। सुंदरता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तुम बिल्कुल जेनलुन जैसी दिखती हो, जो अक्सर पार्टी करने बाहर जाती है। क्या आप मुझे ये चेहरा दिखाने को तैयार नहीं हैं? लियांग जेनेलुन ने तुरंत ली शुरू पर एक सार्थक नज़र डाली। सामान्य परिस्थितियों में ली शुरू निश्चित रूप से वहां से चली जाती, लेकिन इस विशेष क्षण में, जब उसके पिता अभी भी अस्पताल में अपनी जान बचाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। घटक, बिना कुछ कहे ली शुरू ने विस्की उठाई, अपनी गोरी और कोमल गर्दन पीछे की ओर झुकाए और एक ही घूंट में उसे पी गई। श्री, हे, ये रही वो जानकारी जो आपने मांगी थी। ग्लास नीचे रखने के बाद उसने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट फोल्डर निकाला, जिसमें उसके पिता की मेडिकल रिपोर्ट और व्यक्तिगत जानकारी थी। ली शुरू के निर्णायक रवैये ने भाई हे को भी चौंका दिया और वह जोर से हंस पड़े। ताजगी भरा, ली शुरू की ओर उसकी निगाहें और भी तीव्र हो गईं। खूबसूरत लड़कियां तो आम थीं, लेकिन ऐसी शख्सियत वाली लड़की मिलना दुर्लभ था। जेनलुन ने पहले ही तुम्हारे पिताजी की समस्या के बारे में मुझसे बात कर ली है। चिंता मत करो, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। चलो, तुम्हारे लिए टोस्ट करते हैं। वह ली शुरू को पेय पदार्थ परोसता रहा। ली शुरू कोई भोली भाली छात्रा नहीं थी जो केवल धर्मग्रंथ पढ़ती हो, वह उसके इशारों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझती थी। भाई है, शुरुई को बाद में वापस जाना है, क्यों न मैं आपके साथ ही पी लूं? लियांग जेनेलन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी तरफ एक नज़र डाली।
लियांग जैनलुन की सजा अचानक रोक दी गई। धनवानों के पुत्रों को भी आपस में ही स्थान दिया जाता है। लियांग जैनलन धनी तो था, लेकिन सच कहूं तो उतना भी धनी नहीं था। इन शक्तिशाली वंशजों के सामने उसका कितना प्रभाव हो सकता था। शू रुई, है ना? चलो एक घूंट पी लो। भाई ने अपना गिलास पहले ही उठा लिया था। उसे नाराज किए बिना ली शूरू के पास एक और गिलास पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह शराब को सहन कर सकती थी, लेकिन विस्की के 2 गिलास पीने के बाद उसका शरीर गर्म होने लगा। श्री डॉक्टर ने कहा कि मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है, क्या आप कृपया जल्दी कर सकते हैं? मिस्टर, कहना बंद करो, ये बहुत ही अवैयक्तिक है, मैं तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। भाई ने उसकी बात काट दी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह शराब का असर था या उसका मूड, लेकिन वह तेजी से बेचैन होता जा रहा था और उसने अपने कॉलर को और भी ज़्यादा खोल दिया। मेरा नाम है गुआंगवन है और जैनलुन की तरह आप मुझे भाई ही कह सकते हैं। तुम्हारे जैसी आज्ञाकारी लड़कियां आजकल बहुत कम मिलती हैं। बोलते समय उसने लापरवाही से ली शूरू का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सौभाग्य से ली शूरू अभी भी काफ़ी होश में थी और समय रहते बच गई, लेकिन उसने उसे डांटने के लिए कुछ नहीं कहा। हे गुआंगवन की आंखों में झुंझलाहट झलक रही थी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई और वह फिर हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, मैं कल सुबह सबसे पहले इसका ध्यान रखूंगा। तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलिए आज रात हम अपने ड्रिंक्स का आनंद लेते हैं। ये सुनकर ली शूरू ने दबे स्वर में राहत की सांस ली, लेकिन अपने दोबारा भरे हुए कप को देखकर अनजाने में ही उसके चेहरे पर शिकन आ गई। वह जाना चाहती थी, लेकिन वह ये भी समझती थी कि जाने से वह नाराज हो जाएगा और उसके पिता की हृदय संबंधी समस्या अनिश्चित हो जाएगी। अपने पिता की खातिर वह इसे केवल सहन कर सकती थी, और हे गुआंगवन अपने दोस्तों के साथ उसे लगातार एक के बाद एक पे पिलाता रहा। इतनी शराब पीने से शराब को अच्छी तरह से संभालने वाला व्यक्ति भी संघर्ष करेगा, और इन पुरुषों की मौन सहमति से ली शूरू के गाल लाल हो गए और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। भाई है, वह अब और शराब नहीं पी सकती। लियांग जैनलुन चिंतित हो गए। वह जानता था कि ली शूरू नशे में थी और वह हे गुआंगवन के इरादों को भी स्पष्ट रूप से समझता था। उन्होंने स्वयं भी कई बार इन युक्तियों का प्रयोग किया था। किसी और के साथ उसे हे गुआंगवन के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करने के लिए कामदेव की भूमिका निभाने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ली शूरू कोई साधारण महिला कॉलेज छात्रा नहीं थी। जियांग चेन उसके पीछे खड़ी थी। अगर ली शूरू को यहाँ कुछ भी हुआ तो जियांग चेन इसे यूं ही जाने नहीं देगा। बायहाओरान द्वारा खुद को घायल करने की छवि लियांग जैनलन के दिमाग में उभर आई, जिससे उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वह खड़ा हो गया और ली शूरू को उठने में मदद करने की कोशिश करने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? हे गुआंगवन ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। भाई है, ये ठीक नहीं है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और उसका बैकग्राउंड कोई मजाक नहीं है। जिसके बारे में आपने बात की थी, जिसके पास थोड़ा पैसा है। हम कहाँ हैं? पूर्वी सागर। यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है। हे गुआंगवन अप्रभावित रहे, उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने कहा, अगर आप पीना जारी नहीं रखना चाहते हैं तो बस चले जाओ और दखल मत दो। लियांग जैनलन का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने अवज्ञा दिखाने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर कि हे गुआंगवन ली शूरू को जाने देने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत हो रहा था, उसने संघर्ष किया और अंततः अपना मन बना लिया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो ली शूरू आज रात दुर्भाग्य से नहीं बच पाएगी। उस समय भले ही जियांग चेन हे गुआंगवन का कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह उसे आसानी से बख्शेगा नहीं। उसे यह बोझ क्यों उठाना चाहिए? शौचालय जाने का बहाना बनाकर लियांग जैनलन निजी बूथ से बाहर निकला और जल्दी से एक फ़ोन कॉल किया। जियांग, क्या तुम किमी आ सकते हो? शूरू नशे में है। 79-079 उबला हुआ बत्तख तीसरा अपडेट। मासिक पास मांग लें सब लोग, मैं पहले जा रहा हूं, आप लोग मजे करते रहिए। हे गुआंगवन, जिसने अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हिल्टन होटल में एक कमरा बुक किया था, ने ली शूरू का समर्थन किया। न केवल वहां मौजूद पुरुषों ने, बल्कि कुछ लड़कियों ने भी इस पर आंखें मूंद लीं, कुछ के चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कान भी थी। सबके सामने भी हे गुआंगवन दिखावे को बनाए रखने की परवाह करता था। उसने किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की और काफ़ी शालीनता से व्यवहार किया। हालांकि अंदर ही अंदर वह बेसब्री से उबल रहा था और चाहता था कि काश वह सीधे उस कमरे में टेलीपोर्ट हो पाता। ली शूरू इतनी ज़्यादा नशे में थी कि उसकी चेतना धुंधली हो गई थी, और हालांकि वह सहज रूप से खुद को दूर धकेल रही थी, वह पूरी तरह से कमज़ोर थी। हे गुआंगवन अपना बैग उठाना नहीं भूली। पैसा कमाना और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ सोना, लियांग जैनलन नाम के उस लड़के ने इस बार वाकई में उसके लिए अच्छा काम किया था। गर्व और संतुष्टि से भरे हुए हे गुआंगवन को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि काफ़ी समय से लापता लियांग जैनलन कहाँ चला गया है। आने वाली शानदार रात के बारे में कल्पना करते हुए उसका खून खौल उठा, और उसकी नाक तक पहुंचने वाली हल्की खुशबू ने उसे और भी बेकाबू कर दिया, जिससे वह अनजाने में ही अपनी चाल को थोड़ा सा बदल बैठा।
उन्हें इतने लंबे समय से ऐसी तीव्र इच्छा महसूस नहीं हुई थी। हालांकि इससे पहले कि वह बार से बाहर निकल पाता, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा नहीं था, दीवार की तरह मजबूती से खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। माफ करें, हे गुआंगवुन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह मानकर कि वह बार का कोई और ग्राहक होगा। लेकिन दूसरी पार्टी टस से मज नहीं हुई। उनकी भौहें थोड़ी सी नाखुशी से सिकुड़ गईं। उन्होंने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, क्या आप कृपया एक तरफ हट जाएंगे? मैं एक तरफ हट जाऊंगा, लेकिन आपको उसे मेरे हवाले करना होगा। हे गुआंगवुन चौंक गया और अपने सामने मौजूद अपरिचित लेकिन युवा चेहरे को देखता रह गया। क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसका क्या मतलब है? किसी महिला को खुलेआम अगवा करना? हे गुआंगवुन हंसा, उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक लियांग जेनलिन कहीं से प्रकट हो गया। जियांग चेन। वास्तव में हे गुआंगवुन का रास्ता रोकने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन था, जो बिना रुके यहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी चलाकर आया था। अगर वह कुछ मिनट भी देर से आता तो परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। क्या आप उसे जानते हो? वह गुआंगवुन गुस्से में लियांग जेनलिन की ओर मुड़ा। हाँ हे गुआंगवुन, वह शू रुई का प्रेमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। चाहे ली शू रुई और जियांग चेन वास्तव में डेटिंग कर रहे थे या नहीं, इस समय लियांग जेनलिन केवल इतना ही कह सकता था। फिर उसने जियांग चेन की ओर देखा और पूरी विश्वसनीयता के साथ पूछा, क्या शू रुई ने तुम्हें कोई संदेश भेजा है? जियांग चेन। जाहिर तौर से वह दोनों पक्षों को नाराज करने से बचना चाहता था। जियांग चेन ने उसे बेनकाब नहीं किया। आखिरकार अगर लियांग जेनलिन ने समय पर सूचना न दी होती तो उसे इस स्थिति के बारे में पता चलने का कोई तरीका नहीं था। ली शू रुई की नशे की हालत देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर उसे वहां से ले जाया जाता तो क्या होता। वह गुआंगवुन, ठीक है, मदद करने की इच्छा दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन शू रुई के बारे में आपको परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसे ले जाऊंगा। हालांकि सभी को स्पष्ट रूप से पता था कि क्या हो रहा है, जियांग चेन ने हे गुआंगवुन के गुप्त इरादों को उजागर नहीं किया। हे गुआंगवुन के सामने खड़े होकर विनम्रता का भाव दिखाते हुए उनके रवैये से एक स्पष्ट दृढ़ता झलक रही थी। बार की अनिश्चित रोशनी के नीचे हे गुआंगवुन का चेहरा भावों का एक बदलता हुआ कैनवास था। परोसने के लिए तैयार एक बत्तख उड़ गई थी। इस स्थिति का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत बुरा महसूस करेगा और स्वाभाविक रूप से वह लड़की को सौंपना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब उसका प्रेमी आ चुका था तो उसके पास उसे पकड़े रहने का क्या कारण था? इस दुनिया में यहाँ तक कि महान शक्ति और प्रभाव वाले लोग भी पुरुषों को खुलेआम धमकाते और महिलाओं पर जबरदस्ती नहीं करते। ये तो तब की बात है जब उसका परिवार इतना शक्तिशाली नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर हे गुआंगवुन ने अपने दांत पीसकर किसी तरह एक सुंदर मुस्कान बिखेरी। कोई बात नहीं, उसने बहुत ज्यादा पी ली है और मैं बस सोच रहा था कि क्या करूं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। अपने गुस्से और अनिच्छा को दबाते हुए हे गुआंगवुन के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट हुई और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ली शू रुई को जियांग चेन को सौंप दिया। तो फिर मैं पहले निकल जाऊंगा। अगर वह और देर तक रुका रहा तो अपने आप पर नियंत्रण खो देने के डर से हे गुआंगवुन ने ली शू रुई को जियांग चेन को सौंपने के बाद जल्दी से वहां से चला गया। धन्यवाद, जियांग चेन ने धीमी आवाज में कहा। ली शू रुई एक अस्थिहीन जलपरी की तरह थी, कोमल और उसकी बाहों में लिपटी हुई, लगभग इतनी मदहोश कि वह बेहोश हो गई थी। लियांग जेनलिन ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। मुझे लगा था कि शू रुई तुम्हें साथ ले आएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अकेले आएगी। यह मेरी गलती थी। सौभाग्य से कोई गंभीर घटना नहीं हुई। हालांकि वह इस बात से भलीभांति अवगत था कि दूसरे पक्ष ने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे सूचित करने के लिए फ़ोन किया था। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आज रात वह न होता तो परिणाम भयावह होते, इसकी कल्पना करना कठिन होता। जो बीत गई सो बात गई। लियांग जेनलिन उसकी बातों से चौंक गया। जियांग चेन ने ली शू रुई का समर्थन करते हुए कहा, चलो चलते हैं। लियांग जेनलिन उन्हें दरवाजे की ओर जाते हुए देखता रहा और थोड़ा खोया हुआ सा था। दूसरे व्यक्ति के शब्दों का अंतर्निहित अर्थ निस्संदेह अतीत की शिकायतों को हमेशा के लिए मिटा देना था। जियांग चेन पहले ही बार से निकल चुका था। लियांग जेनलिन ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने चेहरे के भावों को संयमित किया और लापरवाही से बूथ की ओर मुड़ गए। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला और बेजान जलपरी को अंदर रख दिया। जियांग चेन ने समय पर नजर डाली। लगभग 10:30 बज रहे थे। इस समय छात्रावास लौटना तो बिल्कुल ही असंभव था और लड़की के इतने नशे में होने की स्थिति में उसे वापस स्कूल भेजना भी उचित नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि उन्हें रात भर होटल में रुकना पड़ेगा। जियांग चेन ने दरवाजा बंद किया, कार में बैठा और बेतरतीब ढंग से एक चेन होटल ढूंढ लिया। क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? रिसेप्शन पर बैठी युवती ने सहज ही ली शू रुई की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से नशे में था और उसका सहारा उसे दिया जा रहा था। कितने कमरे हैं? जियांग चेन ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक, रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पास एक उपलब्ध है। क्या आपके पास डबल रूम है?
जियांग चेन ने तुरंत पूछा। रिसेप्शनिस्ट अचानक से चौंक गई, कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। एक बचा है, मैं इसे ले जाऊंगा। जियांग चेन ने अपनी पहचान पत्र सौंप दिया। चेक इन पूरा करने के बाद उसने जियांग चेन को ली शूरू को ऊपर ले जाते हुए देखा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने होंठ सिकुड़े और धीमी आवाज में बुदबुदाई, पाखंडी। स्वाभाविक रूप से जियांग चेन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि रिसेप्शनिस्ट क्या सोचती है। कमरे में प्रवेश करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने के बाद उसने ली शूरू को बिस्तर पर लिटा दिया। अब तक लड़की ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था। वह बिस्तर पर फैली हुई लेटी थी, उसका सुडौल शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, उसके काले बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा आड़ू या बेर की तरह लाल था, जो बिस्तर की सफेदी के विपरीत एक आकर्षक दृश्य बना रहा था। इस समय वह एक खुले हुए कोमल मांस के टुकड़े की तरह थी, जिसमें खुद को बचाने की कोई क्षमता नहीं थी, और वह वहां किसी के भी द्वारा लिए जाने के लिए पड़ी थी। ये सोचना भी अजीब है कि क्या वह अपने पिता की खातिर खुद की भी परवाह नहीं करेगी। जियांग चेन ने मोहक ढंग से नशे में धुत लड़की को देखा। उसकी आंखों में वासना का कोई भाव नहीं था, जो आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। ऐसे समय में कुछ घिनौना काम करने की तो बात ही छोड़िए, कम से कम स्थिति का फायदा उठाना तो निश्चित रूप से किसी की नज़र में नहीं आएगा, और यहाँ तक कि ली शूरू खुद भी शायद इससे अनजान रहेगी। लेकिन जियांग चेन ने इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को गंवा दिया। उसने ली शूरू को कंबल से ढक दिया, फिर एक कप पानी डाला और उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया। उसके बाद वह दूसरे बिस्तर पर लेट गया, अपने हाथों को सिर के पीछे रखकर छत को खाली निगाहों से घूरता रहा। उफ, आशा के अनुसार एक कमरा लेने का उनका निर्णय सही था। अपने बगल में शोर सुनकर जियांग चेन झट से उठा और ली शूरू को बाथरूम में ले जाने में मदद की। ली शूरू शौचालय के सामने घुटनों के बल बैठी और बुरी तरह उल्टी करने लगी। इस स्थिति में सबसे खूबसूरत महिला भी अच्छी नहीं दिख सकती। पानी। उस रात जियांग चेन ने बस कागज और पानी दिया, सफाई की, बिना किसी कामुकता के। 80 दुनिया में कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है जो किसी काम को करने का मन बना लेता है। खिड़की से छनकर आती हल्की धूप बेदाग सफ़ेद बिस्तर पर एक चमक बिखेर रही थी। कंबल के नीचे कुछ हिलता हुआ सा लगा, फिर एक हाथ बाहर निकला। चक्कर आने और सुस्ती की लहरों में ली शूरू ने अपने काले बालों को रगड़ा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जिसमें नशे के बाद की हैरानी झलक रही थी। कुछ देर तक छत को घूरते रहने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कहाँ है। वह अचानक उठ बैठी और कंबल हटाकर घबराहट से अपने शरीर को देखने लगी। कुछ सिलवटों को छोड़कर उसके कपड़े पूरी तरह से सही सलामत थे। उसने राहत की एक लंबी सांस ली। जब ली शूरू को यकीन हो गया कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली और फिर उसने चारों ओर देखा। ये सचमुच एक होटल का कमरा था, लेकिन उसने तुरंत देखा कि यह एक डबल रूम। उसकी नज़र बगल में रखे बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर की चादरें एक तरफ फेंक दी गईं और चादरों में पड़ी सिलवटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई वहां सोया था, लेकिन अब वह जा चुका था। ली शूरू बिस्तर पर बैठ गई और पिछली रात की घटनाओं को याद करने लगी। वे दृश्य उसके दिमाग में फिर से घूमने लगे। अपने पिता की बीमारी के कारण वह दस्तावेजों के साथ किमी के पास भागी, फिर उस भाई ही ने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप वह बुरी तरह नशे में धुत हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह बार से कैसे निकली, होटल कैसे पहुंची और उसके साथ रात किसने बिताई, ये सब उसकी याददाश्त में धुंधलापन था, चाहे उसने याद करने की कितनी भी कोशिश की हो। उसे इतने नशे में धुत हुए काफ़ी समय हो गया था। कल रात हे गुआंगवुन ने स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा किया था, और उसके पिता के लिए इस मामले में उसकी कोई राय मायने नहीं रखती थी। हालांकि उसकी याददाश्त खंडित थी, लेकिन यह पता लगाना बेहद जरूरी था कि पिछली रात वास्तव में क्या हुआ था। और जैसे ही ली शूरू ने लियांग जेनलन को फ़ोन करने का इरादा किया, उसने संयोगवश नाइट स्टैंड पर एक नोट देखा। वह झटपट रेंग कर उसके पास गई और उसे उठा लिया। मेरी सुबह क्लास है, इसलिए मैं पहले निकल गया। मैंने कार की चाबियां आपके बैग में रख दी हैं। सुरक्षापूर्वक ड्राइव करें। ली शूरू एकदम जम गई, फिर झट से बिस्तर से उठकर अपना बैग खोजने लगी और तुरंत उसे पैरामेला की चाबियां मिल गईं। वह वहां स्तब्ध खड़ी रही। क्या जियांग चेन ही उसे कल रात यहां लेकर आया था? अचेतन रूप से उसने उस बिस्तर की ओर देखा जिस पर वह सोई थी, फिर उसने अपने बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। क्या जियांग चेन कल रात आया था? फ़ोन पर बात होने के बाद ली शूरू सीधे मुद्दे पर आ गईं। हाँ, तुम इतने नशे में थे कि मेरे पास सीनियर जियांग को तुम्हें लेने के लिए बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लियांग जेनलन ने मुख्य मुद्दे को टाल दिया और हे गुआंगवन द्वारा ली शूरू को लगभग अपने साथ ले जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। झगड़ा खड़ा करना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत दोनों पक्षों द्वारा उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन उसकी इस चूक का मतलब यह नहीं था कि ली शूरू पिछली रात की घटना से अनभिज्ञ थी। आखिरकार वह कोई भोली भाली युवती नहीं थी। क्या उसका हे गुआंगवन और उसके साथियों से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, उस बारे में चिंता मत करो। अब तबीयत कैसी है आपकी? तुमने कल रात बहुत ज़्यादा पी ली थी।
जब सीनियर जियांग आपको अपने साथ ले गए तब आप पूरी तरह से होश में नहीं थे। मैं ठीक हूँ। लिशुरू ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, क्या जियांग चेन ने आने पर कुछ कहा था? नहीं। लिशुरू हिचकिचाई, फिर अंततः उसने और कुछ न पूछने का फैसला किया। समझ गया। फोन रखने के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी। एक बात तो निश्चित थी, पिछली रात उसके साथ रहने वाला व्यक्ति निस्संदेह जियांग चेन ही था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वह एक गुआंगवन होती तो उसके कपड़े इतने सुरक्षित नहीं होते। बिस्तर पर वापस बैठते हुए लिशुरू ने नोट को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं, जिससे आराम का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। जियांग चेन बिना कुछ कहे चला गया और उसने उसकी कार की चाबियां भी लौटा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नाराज था? क्या वह इस बात से नाराज है कि वह कल रात उसे बिना बताए अकेले चली गई और इतनी शराब पी ली कि बेहोश हो गई? अगर पिछली रात एक गुआंगवन उसे अपने साथ ले गया होता तो लिशुरू को अच्छी तरह पता था कि क्या होता। क्या जियांग चेन को लगता था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी, एक ऐसी लड़की जो इतनी आसानी से नशे में धुत हो जाती थी, एक ऐसी लड़की जिसे खुद का सम्मान करना नहीं आता था? पहले से ही मानसिक रूप से सुस्त महसूस कर रही उसके सिर में दर्द और भी बढ़ गया। लिशुरू ने जल्दी से हाथ मुंह धोया और फिर हड़बड़ी में अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। कार में बैठकर ड्राइवर की सीट पर आराम से बैठते हुए लिशुरू बार बार हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने जियांग चेन को फ़ोन नहीं किया और इसके बजाय स्कूल की ओर गाड़ी चला दी। रास्ते भर खंडित यादें उसके दिमाग में पहेली के टुकड़ों की तरह तैरती रहीं। हालांकि उसकी याददाश्त धुंधली थी, फिर भी उसे याद था कि पिछली रात जब वह उल्टी कर रही थी और उसे चक्कर आने लगे थे और वह भ्रमित हो गई थी, तब कोई उसके पास था और उसकी देखभाल कर रहा था। उसने उसे पानी दिया, उसका चेहरा पोंछा, फर्श साफ किया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। लिशुरू की आंखें एक अवर्णनीय जटिल भावना से कांप रही थीं, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मानो वह घबराई हुई हो या शायद दहशत में हो। उसने एक्सीलरेटर को जोर से दबा दिया। बज़ पोश पनामेरा अचानक तेजी से आगे बढ़ी। दोपहर का भोजन करने के बाद जियांग चेन और लुओपेंग अपने छात्रावास में लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां एक सफ़ेद स्पोर्ट्स कार खुलेआम खड़ी है। अब हम जा रहे हैं। लुओपेंग को ऐसे दृश्यों की आदत थी और वह ली शाओ और बाई झेली के साथ चुपचाप छात्रावास भवन में चला गया। लिशुरू कार से बाहर निकली और सीधे जियांग चेन को घूरने लगी। तुम कब वापस आए? जियांग चेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। 1 घंटे पहले। क्या तुम इतनी देर से यहीं मेरा इंतजार कर रहे थे? जियांग चेन ने केवल संकोचपूर्वक पूछा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में सिर हिलाकर सहमति दी। तुम अकेले क्यों चले गए? ऐसा सवाल सुनकर जियांग चेन एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस तरह का बदमाश है जो घटना के बाद जिम्मेदारी से इनकार कर देगा और अब कोई विशेष रूप से उससे मुकाबला करने आया है। लेकिन ये सही नहीं था। कल रात उन्होंने आधुनिक युग के मिस्टर की भूमिका निभाई थी। लियू शियाहुई एक सच्चे सज्जन और नैतिक आदर्श व्यक्ति थे। मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, क्या तुमने उसे नहीं देखा? मेरी सुबह क्लास थी। लिशुरू बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही। क्या आप मुझसे नाराज हैं? जियांग चेन एक बार फिर चौंक गया, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। लिशुरू को वहां खड़े देखकर उसे एक अवास्तविक अनुभूति हुई। ये स्कूल की सबसे चर्चित देवी थी, जिसके लिए अनगिनत पुरुष भावनात्मक उथल-पुथल में तड़पते और मरोड़ते थे, और अब वह वास्तव में उसकी भावनाओं को लेकर चिंतित थी। मैंने जानबूझकर आपसे यह बात नहीं छिपाई थी। मैं आपको हर बात से परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि वह व्यक्ति सिर्फ कुछ सामान लेने आ रहा है, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। हालांकि जियांग चेन को प्रेम के मामलों का विशेष अनुभव नहीं था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह समझ गया था कि लिशुरू द्वारा उसे इस तरह की व्याख्या देने का क्या मतलब था। इसने सचमुच उस पुरानी कहावत को सिद्ध कर दिया, जो व्यक्ति किसी काम को करने का मन बना लेता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया, उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। क्या तुम सच में परेशान नहीं हो? कला अकादमी की वह अलग थलग और अभिमानी युवती अब असुरक्षाओं से ग्रस्त महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। सच में, मैं नहीं हूँ। जियांग चेन मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है, तुमने ये सब अपने चाचा के लिए किया। लिशुरू ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, मानो ये पुष्टि कर रही हो कि वह दिल से बोल रहा है या नहीं। फिर उसने कहा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आवाज़ शांत लग रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। संवेदनशीलता से भरपूर जियांग चेन ने तुरंत जवाब दिया, हालांकि वह अभी अभी लुओपेंग और अन्य लोगों के साथ कैफेटेरिया से लौटा था। मैं आपके साथ खाना खाने चलूंगा। चलिए कैंपस से बाहर चलते हैं। लुओपेंग ने एक अच्छे रेस्टोरेंट का जिक्र किया। आपने कल रात बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए अभी आपको केवल हल्का तरल भोजन ही लेना चाहिए।
अभिमानी ली शुरू ने आश्चर्यजनक रूप से आज्ञाकारी ढंग से उसके सुझाव का पालन किया और सहमति में एक छोटी चिड़िया की तरह धीरे से सिर हिलाया, जैसे कोई छोटी चिड़िया किसी व्यक्ति पर झुककर सहमति में हल्की सी गुनगुनाहट करती है। ली शुरू का आपके प्रति स्नेह जोर 2-0। जैसे ही जियांग चेन कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसे नोटिफिकेशन की आवाज़ से एहसास हुआ कि उसे समय की कमी के कारण जल्दी करनी पड़ सकती है।